दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों आज एचटेट की ब्रह्मास्त्र क्लास 4 रहेगी। 3 हम कर चुके हैं, वैसे तो बहुत सारे मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र क्लास के नाम से जो मैंने रखी है ये सीरीज़, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं सारे। तो आज इस सेशन में हरियाणा जीके और हिंदी व्याकरण पहले की तरह क्लास को स्किप मत कीजिए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। तो आइए पहले हिंदी व्याकरण के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न उठाया गया है, यथोचित समास का विग्रह क्या है? तो यथा के उचित, यथा उचित, उचित के अनुसार, उचित जैसा। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उचित जैसा, यथा उचित, ठीक है ना, यथा उचित, जो उचित हो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। दिगंबर में समास कौन सा है? दिगंबर, पहले दिगंबर की संधि कीजिए तो इसकी हो जाएगी दिक प्लस अंबर। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। दिक का मतलब होता है दिशा, दिशाएं कह लो। अंबर का मतलब वस्त्र, यानी कि दिशाएं ही है वस्त्र जिसके, अर्थात वह कोई किसी विशेष व्यक्तित्व की और इंगित हो रही है बात। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दिगंबर में संधि कौन सी है? संधि हो जाएगी व्यंजन। मृत्युंजय का समास विग्रह कीजिए। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला मृत्यु, और जय मृत्यु से जय, मृत्यु में जय। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा मृत्युंजय। देखो, मृत्युम प्लस जय, ये भी व्यंजन संधि है। तो इसका हो जाएगा मृत्युम का मतलब मृत्यु को, और जय का मतलब जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, ये भी कोई विशेष व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हो जाए, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे। नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर विवेक। नीर होता है पानी, क्षीर होता है दूध, विवेक होता है ज्ञान। तो कहते हैं कि दूध और पानी के विषय में ज्ञान होना। तो नीर क्षीर, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? नीर और अक्षीर। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास आपका, पानी और दूध। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, लंबोदर में समास कौन सा है? लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, लंबा का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ बड़ा है। तो यहाँ पे गणेश को बोला गया है ये, यहाँ भी किसी विशेष व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पे। लंबा है उदर जिसका, और लंबोदर में संधि कौन सी बन जाएगी? लंब प्लस उदर, ठीक है। तो लंबोदर गुण संधि बन जाएगी, जो स्वर संधि का एक उपभेद है। कर्म प्रधान शब्द में कौन सा समास है? तो कर्म, कर्म की प्रधानता है जिसमें, अर्थात वह शब्द या फिर कोई वाक्य या कोई पद कह लो, जो भी है। तो ये भी किसी विशेष की ओर इशारा हो रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कर्म की प्रधानता है जिसमें, या कर्म है प्रधान जिसमें। अगला देखिए, उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त, ऊपर उक्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। यहाँ पे कौन सी संधि बनती है? ये स्वर संधि का जो भेद है, यण संधि, वो बनती है। बहुत बार बता चुके हैं क्लास में कि ई के बाद भिन्न स्वर हो तो उसका यह बन जाएगा आधा, ठीक है। तो उपर्युक्त बन गया। सदुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? सदुपदेश, तो देखिए इसमें सत प्लस उपदेश, सद उपदेश, सत उपदेश और सदा उपदेश। तो इसमें हो जाएगा आपका सत प्लस उपदेश, सत
प्लस उपदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि नियम ये है, व्यंजन संधि है ये, कि तय जो है वो ए घोष है, ए घोष वर्ण है, और ऊ है इसके बाद है घोष वर्ण। तो क्या होता है कि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि उसका मुकाबला घोष वर्ण से होता है तो वो अपने से तीसरे में बदल जाता है। ये नियम है एक व्यंजन संधि का, ठीक है। तो इसलिए सत प्लस उपदेश हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए भाई क्लास को, क्योंकि यहाँ पे रटंत प्रणाली से हटकर तर्क का सहारा लिया जाता है। वागीश का संधि विच्छेद कीजिए, वागीश, वागीश देखो ये वैसा ही फिर आ गया व्यंजन संधि वाला, तो इसका हो जाएगा वाक प्लस ईस, ठीक है। वाक कै यहाँ पे वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके बाद घोष वर्ण है। घोष वर्ण कौन से होते हैं बताए भी थे कल शायद क्लास में, या कौन सी क्लास में बताए थे। सभी स्वर जो है वो सभी घोष होते हैं, ये लव है, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये घोष होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ई है घोष वर्ण के रूप में, तो इसका कै का बन जाएगा अपने से तीसरा वर्ण, तो इसका बन गया वागीश, ठीक है। आगे देखिए, तदनुसार का संधि विच्छेद कीजिए। तदनुसार, तो इसका हो जाएगा तत् प्लस अनुसार, ऑप्शन नंबर पहला ही। यहाँ भी सी में भी है तत्, लेकिन इसको यहाँ पे हलंत नहीं है, तो ये हो जाएगा तत् प्लस अनुसार, ठीक है। वही है नियम जो बताए हैं अभी, वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद घोष वर्ण होना। दुराचार में उपसर्ग कौन सा है? दो हो, दुर, दो हो, दुस, तो इसमें है दुर, दुर प्लस आचरण, ठीक है। दुर उपसर्ग है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यावर्तन शब्द में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें देखो प्रति प्लस आ, और वर्तन इसमें मूल शब्द है, वर्तन मूल शब्द है, एक और दो, दो उपसर्ग है इसमें, प्रति और आ। और प्रत्यावर्तन में संधि कौन सी बन जाएगी? संधि बन जाएगी यण, यण संधि, प्रति प्लस आवर्तन, ठीक है। अनुशीलन में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग इसमें शीलन, शीलन मूल शब्द है, अनु ही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला है, ये हो जाएगा। औदार्य शब्द किससे बना है? औदार्य, तो इसमें पहले मूल शब्द देखो, मूल शब्द है उदार, और इसमें प्रत्यय हो जाएगा ये, ठीक है, औदार्य, ये बन जाएगा। लौकिक शब्द की उत्पत्ति की व्युत्पत्ति है? तो ये लोक, इक, लोक की, लोको और लोक, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। व्युत्पत्ति का मतलब इसकी बनावट पूछ रहे हैं वैसे ये, इसमें मूल शब्द और उपसर्ग, ठीक है। थोड़ा सा शायद यही पूछ रहा होगा व्युत्पत्ति, लेकिन थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है भाई, बाकी मेरे ख्याल ये होना चाहिए। उसने मुझे पुस्तक दी, तो यह ये है, उसने मुझे पुस्तक पढ़ने को दी, वाक्य में मुझे कौन सा कारक है? तो मुझे किसको पढ़ने को दी, तो कर्म कारक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देने का जिक्र है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की सफाई की गई, वाक्य में विद्यार्थियों द्वारा है, तो कौन सा कारक? विद्यार्थियों द्वारा, जो क्रिया जो हो रही है, क्रिया जो संपन्न हो रही है वो विद्यार्थियों द्वारा हो रही है, इसमें है कर्ण है विद्यार्थियों द्वारा, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उससे यह काम नहीं होगा, यहाँ से कौन सा कारक है? तो उससे, तो यहाँ कर्ता कारक है ये, ठीक है ना, कर्ण कारक नहीं होगा। कर्ण कारक में
जो है किसी साधन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे सीधा यहाँ कर्ता के साथ जोड़ दिया, तो उससे यहाँ काम नहीं होगा, ये कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर सी। राम को हंसी आ गई, यहाँ राम को क्या है? देखो इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ठीक है ना, सीधा ही इसमें को से यदि कर्ता के साथ हैं तो फिर वो कर्ता कारक ही होता है। तो यहाँ भी क्या है, राम को कर्ता कारक ही है, न कि कर्म कारक। कभी को देखकर जो है मतलब कर्म कर दो, नहीं, ये कर्ता कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर कौन सा कारक है? तो पेड़ पर क्रिया का आधार है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा कारक? अधिकरण। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को पुस्तक चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझको पुस्तक चाहिए है, और मेरे लिए पुस्तक चाहिए, गलत है। तो ये हो जाएगा इसमें कौन सा? मुझे पुस्तक चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यह वाक्य किस काल भाव को व्यक्त करता है? किस काल भाव को व्यक्त करता है? तो ये संभाव्य भूतकाल को जो है मतलब करता है यहाँ पे, संभाव्य, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। यदि वह आता तो मैं जाता, यह वाक्य है संकेतार्थक मिश्रित वाक्य, प्रश्नवाचक, अव्यर्थक, सरल। तो ये हो जाएगा संकेतार्थक मिश्रित वाक्य, संकेतार्थक, ऑप्शन नंबर ए। मुझसे चला नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पे असमर्थता दिखाई गई है, तो कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। रोगी को दवा दी गई, यह वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है ये हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। जैसे सड़क बनाई जा रही है, सीधा ही इसमें कर्ता नहीं है, ये जैसे रोगी को दवाई दी गई, तो ये कर्मवाच्य में आते हैं इस प्रकार के वाक्य। इसमें जो कर्ता होता है वो नदारद होता है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का भेद है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक, सहकर्मक, द्विकर्मक, पर्यार्थक, तो ये हो जाएगा सहकर्मक। यहाँ पे पुस्तक जो है वो कर्म है, ठीक है। आगे देखिए, माता बच्चे को दूध पिलाती है, क्रिया का भेद कौन सा है? तो माता बच्चे सहकर्मक, सहकर्मक, द्विकर्मक, ये द्विकर्मक है भाई। देखो एक तो बच्चे को हो गया और एक दूध हो गया, इसमें दो कर्म है, ठीक है, तो ये द्विकर्मक हो जाएगी। उसने नौकर से पत्र लिखवाया, यह क्रिया है, पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, नाम धातु संयुक्त, तो ये हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया दो होती हैं, ये हो जाएगी दूसरी द्वितीय, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है, और प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं करता है। जैसे नर्स ने रोगी को दवाई दी, ठीक है, ये प्रथम प्रेरणार्थक का हो जाएगा, और ये है द्वितीय का। वह पढ़ चुका है, यहाँ चुका है क्या है? तो यहाँ पे सहायक क्रिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सहायक क्रिया। आगे देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वे सफल होते हैं, इसमें जो है, तो जो क्या हो जाएगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो सो, जैसा तैसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, वही व्यक्ति सम्मान पाता है जो दूसरों का सम्मान करता है, यह वाक्य है, तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। किताब पढ़कर वह सो गया, यहाँ पढ़कर क्या है?
तो एक काम करके दूसरे में कर्ता जब संलग्न हो जाता है तो वो होता है कौन सी क्रिया? तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना। वह खाना खाकर स्कूल गया। अगला है उसका अचानक आ जाना सबको चौंका गया। आ जाना यहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया, नाम, धातु, क्रियार्थक संज्ञा या फिर कृतंत्र। तो ये आ जाना है तो कौन सा है ये? आ और जाना, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं तो ये हो जाएगी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मधुर वचन में विशेषण का भेद है। तो पहले ये देखो कि इसमें मधुर और वचन में विशेषण कौन से हैं। तो मधुर तो है इसमें विशेषण और वचन है विशेष्य। तो मधुर ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। कुछ पानी ले आओ, कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ पे जैसे कुछ पानी ले आओ, वैसे कुछ नहीं होता यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे परिमाणवाचक ही कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर एक विद्यार्थी उपस्थित था, हर एक है समुदायवाचक, वितरणवाचक, परिमाणवाचक और क्रमवाचक। तो ये हो जाएगा हर एक, क्योंकि समुदाय में से यानी कि जो समूह होता है उसमें से किसी एक, प्रत्येक, हर एक, तो ये जुड़ जाता है तो वो होता है वितरणवाचक विशेषण, वितरणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। कृपया बैठिए में कृपया है, तो इसमें कृपया में संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, अव्यय हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अतः हमें सावधान रहना चाहिए में अतः है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अतः इसमें हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अतः मतलब इसलिए, कि, ताकि, फिर भी, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। हाय वह चला गया, हाय है, तो क्या यहाँ पे यह है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। और ये है दुख सूचक, दुख सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है, या शोक सूचक जिसको बोलते हैं। राम राम किस प्रकार का युग्म शब्द है? पुनरुक्ति प्रकाश, द्वंद्व, यमक, अनुप्रास। तो ये है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हो एक शब्द है, उसके लिए क्या शब्द होगा? दीर्घ बाहु, आजानु बाहु, महाबाहु, बाहुबली। तो ये हो जाएगा आजानु बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हो, और ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। यदि आजानु होता अकेला तो ये हो जाता फिर कौन सा? अव्ययभाव समास। आ इसमें क्या है? उपसर्ग है, अव्यय है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जो कहा न जा सके एक शब्द होगा एकथ, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय और उपयुक्त सभी संदर्भानुसार। तो ये सभी तीनों ही हो जाएंगे, अलग अलग वाक्य के अनुसार जो है ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? तो ये तो आसान सा आपको सभी को पता है, भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दाल में कुछ काला है का अर्थ है तो कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन नंबर सी। अंगार उगलना, अंगार मतलब अंगारे, तो आग खाना, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रोध में कठोर बातें कहना, बी। नीलोत्पल में कौन सा समास है? उत्पल का मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची है ये, उत्पल मतलब कमल, तो नील का मतलब नीला, नीला कमल, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेष्य विशेषण का बोध प्रभाव है।
अल्पज्ञ का विलोम है। अल्प का मतलब थोड़ा, ज्ञ का मतलब जानने वाला। अल्पज्ञ तो ये हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक है, बहुत जानने वाला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। वह इतना रोया कि आंखें सूज गई, यह वाक्य है। तो ये हो जाएगा कौन सा? मिश्रित वाक्य, रचना के आधार पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। राम के द्वारा पत्र लिखा गया किस प्रकार का वाक्य है? तो कौन सा है ये? राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें जो पत्र है वो कर्म है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आँख, दूध, अग्नि, गांव। तो तत्सम इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें है अग्नि। अग्नि ऑप्शन नंबर बी, सी। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा आग। आग। आँख का हो जाएगा तत्सम अक्सी, दूध का हो जाएगा दुग्ध, गांव का हो जाएगा ग्राम। ये तीनों और तद्भव है। तो ये हिंदी के प्रश्न थे दोस्तों। अब देखेंगे हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके में आज पढ़ेंगे हरियाणा के राज्यपाल। यहाँ से प्रश्न उठता ही उठता है। तो देखिए, खालिस्तान हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे। तो ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कितनी बार पूछा गया है प्रश्न, ये 4-5 बार पूछा गया है। ये इनका दे रखा है नाम और कार्यकाल, देख लेना इसको। अगला है खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे वो। देखो भाई कितनी बार पूछा जा रहा है प्रश्न, ये देखो कोई 10 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये श्री धर्मवीर थे, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्न में से आयु कितनी है? तो ये होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा के का इलेक्शन लड़ने के लिए, और 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाँ ये दिखा रखा है 35 वर्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। उस विकल्प का चयन करें जो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नामों को दर्शाता है। तो ये महावीर प्रसाद होगा पहले, फिर बाबू परमानंद, और फिर AR किदवई, और फिर जगन्नाथ पहाड़िया, ऐसे होंगे ये। ठीक है, देख लेना एक बार। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो ये BN चक्रवर्ती का रहा था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपालों के कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो ये यहाँ पे देख लेना एक बार। तो ये देखो राज्यपालों का कार्य, जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 14 तक, हरचरण सिंह बराड़ 1977 से 79 तक, हरिओम बरारी 88 से 90 तक, कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 18 तक। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल कितना रहा था? तो ये रहा था 10 महीने का। ठीक है, 10 महीने का रहा था। अगला प्रश्न देखो। हाँ, अब ये लोकसभा, राज्यसभा तथा हरियाणा की विधानसभा ये आ गई। देखो हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो सभी को पता है 90 है, ये 90। देखो कितनी बार पूछा गया ये भी कोई 10 बार पूछा गया प्रश्न। आगे देखो, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं?
ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 है। देखो इससे भी ज़्यादा पूछा गया ये भी प्रश्न। अगला है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये सभी को पता है, 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 172 के अनुसार है ये। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं? तो ये हिसार का हो जाएगा इसमें। राज्यसभा में हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो ये 5 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी सन्नो देवी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता, ये तो पुराना प्रश्न हो गया। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? तो ये हिसार में है शायद, ऑप्शन नंबर सी हिसार में हो जाएगा। 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे, निर्वाचन क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबवाली, कालावाली, रानिया, ये सभी आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो ये कौन थे? हरमोंदर सिंह चड्ढा, ये रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। 11वें राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के दौरान हुए? तो ये वे थे 2014 में। हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो ये सरदार हुकम सिंह जो है संसदीय संस्तुति थी, उसके अकॉर्डिंग हुई थी। हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हरियाणा विधानसभा खालिस्तान में है? तो ये चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 किया गया था? तो ये 1977 में किया गया था, ठीक है ना। पहले 54 सीटें थी। आगे देखो, हाँ ये देखो एक बार भाई इसका विस्तार। पहले 54 थी, फिर मार्च 1967 में इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई 81, और 77 में फिर कर दी गई 90। हरियाणा विधानसभा को क्या कहते हैं? तो ये विधानसभा ही कहते हैं इसको, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में, ये तो पुराना प्रश्न हो गया। कालका विधानसभा क्षेत्र खालिस्तान जिले के अंतर्गत आती है? तो ये आती है खालिस्तान जिले के अंदर। कालका, अम्बाला, पंचकुला, करनाल, कालका तो हाँ पंचकुला के अंदर आती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज, ये पुराना प्रश्न हो गया, ये भी पुराना प्रश्न है। हरियाणा की विधायिका है? तो 1 सदस्यीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 1 सदस्यीय यानी कि हरियाणा की विधायिका 1 सदस्यीय है, सदनीय है। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें, और ये तो वही बात है। एक सभा की विधानसभा खालिस्तान सदन की विधानसभा है? तो ये 1 हो जाएगा, वही प्रश्न है। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? बड़ौदा, बालबल, नारनौल, झज्जर। तो ये झज्जर है शायद, देखते हैं। हाँ नारनौल है भाई, नारनौल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? ये तो पुराना प्रश्न हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही करेंगे, तो अगली जो क्लास होगी उसमें आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट है ये, तो बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।